हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अलाउंसेस। हम सैलरी के अंदर अब क्या पढ़ने वाले हैं? अलाउंसेस। मैम, अलाउंसेस पढ़ाने से पहले ये बता देना कि अलाउंसेस होते क्या है, बिकॉज मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है अलाउंसेस और परक्यूजिट्स के बीच में। अच्छा, कोई बात नहीं। एक चीज समझो, कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है मॉनेटरी फॉर्म में, पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है, तो वो अलाउंसेस है। पर अगर उसने वो सामान ही दे दिया, मतलब काइंड में कोई चीज दे दी, तो वो आपका परक्विजिट्स होगा। मैम, समझ नहीं आया, बता दो फिर से। देखो, एक चीज समझो, आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, उसके पास घर नहीं है। बेचारे एम्प्लॉई के पास क्या है, घर नहीं है। तो अगर आपने उसको ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, तू मेरी कंपनी का हिस्सा है, तू मेरी कंपनी का एम्प्लॉई है, अच्छा काम करता है, अगर तेरे पास घर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम कर, मैं तेरे को एचआरए देता हूँ, विच मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब क्या है, तेरे पास अगर घर नहीं है तो रेंट पे रह ले, और जो खर्चा होगा वो मैं दे देता हूँ। वो कितना एग्जाम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, वो बात की बात है। पर अगर एम्प्लॉय के पास घर नहीं है, मैंने उसको घर दिया कि भाई अब तू रेंट पे रह ले, उस घर के पैसे मैं दूंगा, वो एचआरए है, मतलब वो अलाउंस है। पर अगर एम्प्लॉय के पास घर नहीं है, मैंने उसको घर ही दे दिया, तो वो मेरा आरएफए बन जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो मेरे परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा। मैम, अभी भी समझ में नहीं आया? अच्छा, एक चीज समझो, मान लो आपका एम्प्लॉय है, सेल्स एम्प्लॉय है, उसका क्या कर रहा है, अलग अलग शॉप्स पे जाता है और सेलिंग करता है, अलग अलग शॉप्स पे जाता है, सेलिंग करता है। अब उसके पास खुद की ना बाइक नहीं थी, उसके पास खुद की मोटर कार नहीं है, व्हीकल नहीं है, समझ रहे हो, उसके पास व्हीकल नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए और आपका सामान बेच कर आए। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई तेरा जो भी पेट्रोल का खर्चा आएगा, जो भी तेरे कन्वेंस का खर्चा आएगा, मैं उसका अलाउंस दूंगा, मतलब खर्चा आएगा तो मैं तेरे को उसका मनी रिम्बर्समेंट दूंगा। क्या हो गया? अलाउंस। पर अगर मैंने उसका मोटर कार ही दे दी, समझ रहे हो, अगर मैंने उसको चलाने के लिए व्हीकल ही दे दिया, तो क्या हो गया? परक्विजिट्स। मतलब अगर पैसा मिला तो वो अलाउंस है, अगर मुझे पैसा नहीं मिल के वो चीज काइंड में मिल गई तो वो मेरा परक्विजिट्स हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो आपको कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर है, अब वो कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो फिर अब खुद के फोन से थोड़ी करेंगे, आप उसको फोन प्रोवाइड करोगे ना, आप खुद के रिचार्ज थोड़ी लगाएंगे, आप उसको रिचार्ज प्रोवाइड करोगे। तो उस केस के अंदर जो आप उनको टेलीफोन का अलाउंस देते हो, जो आप उनको टेलीफोन, जो रिचार्ज करने के पैसे देते हो, वो टेलीफोन अलाउंस होगा। पर अगर आपने उसको फोन पे रिचार्ज करने को नहीं कहा, आपने कहा कि भाई ये काम को तो सारा दिन सिस्टम पे काम करता है, कंप्यूटर ले ले, डेस्कटॉप ले ले, मतलब कोई भी आपने एसेट ही उसको दे दी, मान लो आपने उसको कंप्यूटर ही दे दिया, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? वो नाम हो जाएगा उसके परक्विजिट का। तो एक सिंपल क्लियर लैंडमार्क डिसीजन मेरा ये निकल कर आया कि अगर कोई भी अमाउंट मुझे मनी के फॉर्म में अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है, तो वो मेरा अलाउंस होगा। पर अगर मुझे पैसा ना मिलके एसेट मिल रही है, या फिर वो चीज मुझे इन काइंड मिल रही है, तो वो मेरा परक्विजिट हो गया। ठीक है, परक्विजिट अगेन बहुत बड़ा हमारा टॉपिक है, पर पहले हम अपने अलाउंसेस को वाइंड अप करते हैं, उसके बाद परक्विजिट समझेंगे। एक बेसिक डिस्टिंक्शन हमें क्लियर है कि अलाउंसेस का मतलब पैसा मिल रहा है, परक्विजिट का मतलब पैसा नहीं मिल रहा, काइंड में सामान मिल रहा है। ठीक है, काइंड में मेरे को बेनिफिट हो रहा है, किसको? एम्प्लॉय को। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। ये बात क्लियर है? आ जाओ। अब अलाउंसेस, भाई एक दो तरीके के अलाउंस नहीं है, अलाउंसेस भी आपको 5 कैटेगरी के पढ़ने हैं। कौन कौन से? हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, अलग से अपने ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ही अच्छा कंसेप्टेड टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, एंड सैलरी का क्वेश्चन जिसके अंदर एचआरए के एडजस्टमेंट ना हो, बहुत ही मुश्किल से बनता है। उसके बाद आता है मेरा एंटरटेनमेंट का अलाउंस, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक अलाउंस या फिर स्पेशल अलाउंस जो कि एग्जेम्प्ट है। ऐसे अलाउंस जो कि गवर्नमेंट कहती है कितने एग्जेम्प्ट है, जितना आपने खर्चा किया या फिर जितनी आपको अमाउंट रिसीव हुई, विच एवर इज लोअर। मैंने खर्चा किया 100 रुपए का, मुझे अपने एम्प्लॉयर से अमाउंट रिसीव हुई 150, मेरा अलाउंस कितना माना जाएगा? एग्जेम्प्ट। अलाउंस जो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा कितना होगा? 100 रुपीज का। ठीक है, मैंने खर्चा किया 100 रुपए का, मेरे एम्प्लॉयर ने दिए ही मेरे को 70 रुपए, तो कितना एग्जेम्प्ट होगा? 70 रुपए। कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं हम समझेंगे। फिर उसके बाद आता है आपके स्पेसिफाइड लिमिट अलाउंस। अब ये अलाउंस और ये अलाउंस डिफरेंट कैसे है? भाई इस वाले स्पेशल अलाउंसेस के अंदर हमने ये कहा कि भाई जितना खर्चा करोगे या फिर जितनी अमाउंट रिसीव होगी, विच एवर इज लोअर। अब इस वाले केस के अंदर क्या कहते हैं कि भाई कितना ही खर्चा करो, कितनी अमाउंट रिसीव हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लॉ की चलेगी इस केस के अंदर। स्पेसिफाइड लिमिट अलाउंस का मतलब क्या होता है कि भाई लॉ की चलेगी, लॉ ने अपनी एक लिमिट सेट कर दी, लॉ ने अपनी लिमिट सेट कर दी, आप चाहे कितना खर्चा करो, क्या करो, लॉ की प्रोविजंस के हिसाब से वो अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट होगी। और लास्ट में आपके निकल कर आते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, जो कि आपके ऐसे अलाउंसेस है
जितने भी आपके अलाउंसेस जो इन 4 कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो आपके आते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। क्या मुझे अलाउंस याद करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्यों? अगर मैंने ये 4 अलाउंस, अगर ये 4 तरीके के अलाउंस याद कर लिए, तो जितने बच गए वो सारे फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब जितना दिया आपके एम्प्लॉयर ने, वो पूरा का पूरा आपका सैलरी का पार्ट बनेगा। जितना आपके एम्प्लॉयर ने 1000 रुपए दिए, पूरा सैलरी का पार्ट, 2000 रुपए दिए, पूरा सैलरी का पार्ट, मतलब कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा आपका। अब समझो, अलाउंस का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी फिक्स्ड अमाउंट, पैसा की अमाउंट जो कि एक एम्प्लॉय को रिसीव होती है अपने एम्प्लॉयर से, वेदर एक्चुअल अमाउंट स्पेंड और नॉट, चाहे एक्चुअल अमाउंट मैंने खर्ची चाहे नहीं खर्ची, जो पैसा मुझे मेरे एम्प्लॉयर से मिल रहा है, जो कि फिक्स्ड अमाउंट, मॉनेटरी, जिसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकती हूँ, वो मेरा अलाउंस है, और अलाउंस है तो मेरी सैलरी का पार्ट बनेगा। याद है जब मैंने आपको कॉम्पिटिशन ऑफ सैलरी सिखाया था, तो तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, उसके बाद हमने ग्रेचुटी डाला, पेंशन डाला, लीव सैलरी डाला, पर यहाँ पे एक चीज और डाली थी मैंने, अलाउंसेस। तो अब हम अलाउंसेस समझ रहे हैं कौन कौन से हैं। अलाउंसेस का टोटल आ जाता है, कितना एग्जेम्प्ट है वो समझ लेते हैं, बाकी सारा मेरा टैक्सेबल बन जाता है। अब 5 तरीके के अलाउंसेस में सबसे पहला अलाउंस कौन सा आता है? हाउस रेंट अलाउंस। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि अलाउंस और पर्पस दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग किस बेसिस के ऊपर है, और अलाउंसेस मुझे 5 तरीके के अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला अलाउंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस क्या है मेरा? हाउस रेंट अलाउंस, विच इज एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अब पहली एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एचआरए आपकी ओल्ड स्कीम में मिलता था, न्यू स्कीम में नहीं मिलता। एचआरए आपकी ओल्ड स्कीम में मिलता था, न्यू स्कीम में नहीं मिलता। रीजन क्या है भाई? क्यों नहीं दे रहे हमें? क्यों हमसे छीन लिया? न्यू स्कीम के अंदर आपको स्लैब का बेनिफिट मिल रहा था, आपको पता है ना, न्यू स्कीम के अंदर आपको स्लैब का बेनिफिट मिल रहा था। ओल्ड स्कीम में 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट थी, न्यू स्कीम के अंदर 7 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। अब गवर्नमेंट क्या है, दोनों हाथ में तो लड्डू देगी नहीं, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप क्या, स्लैब का बेनिफिट आपको दे दिया, टैक्स का बेनिफिट दे दिया, पर आपसे एचआरए का बेनिफिट छीन लिया। तो एक चीज मुझे ये समझ में आ गई कि भाई एचआरए की सारी कैलकुलेशन मुझे ओल्ड स्कीम में करनी है, न्यू स्कीम में मुझे एचआरए नहीं मिलता, न्यू स्कीम में मुझे एचआरए नहीं मिलता। तो देखो, इट इज नॉट अलाउड इफ एसएससी ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। 115 बीएससी कौन सी है मेरी? न्यू टैक्स स्कीम, जिसे मैं क्या कहती हूँ? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है। एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। क्यों देगा भाई? टू मीट द रेंट या फिर अकोमोडेशन एक्सपेंसेस विच एम्प्लॉय माइट हैव टू अंडरटेक। भाई एम्प्लॉय को घर में रहने के लिए रेंट देना पड़ रहा है, रेंट का खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो उसके बिहाफ पे एचआरए दिया जाता है। वो खर्चा जो कि एम्प्लॉय कर रहा है अपने ऊपर, किसके लिए? रेंट के लिए, अकोमोडेशन एक्सपेंस के लिए, उसके लिए उसको एचआरए दिया जाता है। एग्जेम्पशन कहां मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी मेरे को ओल्ड स्कीम के अंदर, न्यू स्कीम में अलाउड ही नहीं है एग्जेम्पशन। इसका मतलब न्यू स्कीम में एचआरए नहीं मिल सकता? मिल सकता है, न्यू स्कीम के अंदर एचआरए मिल सकता है, पर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? पूरा का पूरा, अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि एचआरए दूंगा, दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जेम्पशन कोई भी नहीं मिलेगी। अब एग्जेम्पशन होती कितनी है, वो इन 3 क्राइटेरिया को देख के मुझे पता चलेगा। जो लोएस्ट होगा वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो लोएस्ट होगा वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, एचआरए का सेक्शन बता दो आपको। एचआरए का बेटा सेक्शन है आपका सेक्शन 1013A। एचआरए का आपका सेक्शन क्या है? सेक्शन 1013A। कितना आपका एचआरए एग्जेम्प्ट होगा वो आपकी इन 3 कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। इन तीनों कंडीशन को हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जिस कंडीशन के अंदर सबसे कम अमाउंट आएगी वो अमाउंट मेरी एचआरए में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बाकी जितना बच गया वो सारा मेरा टैक्सेबल, बाकी जितना बच गया वो सारा मेरा टैक्सेबल। क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ अब एक समझो। सबसे पहली कंडीशन, 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब सैलरी की यहां पर डेफिनेशन क्या है? एचआरए की कैलकुलेशन के लिए सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब है बेटा आपका बेसिक सैलरी प्लस आपका डीए। पर डीए कौन सा? पूरा डीए नहीं, डीए इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए इन टर्म्स वाला डीए, और साथ में आपकी आएगी टर्नओवर कमीशन। तो सैलरी तो बहुत सिंपल सी है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, मेरी सैलरी निकल कर आ गई। अब ये 40% या 50% वाली कहानी क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी मेट्रो सिटी के अंदर रहते हो, विच इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो सैलरी का 50% आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो, इन चारों स्टेट्स को छोड़ के, तब सैलरी का 40% जो है आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर एक बात बताओ, ये 40 और 50 क्राइटेरिया बनाने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी? सीधा 50 लगा देते या सीधा 40 लगा देते। बेटा देखो, ये 4 मेट्रो सिटीज जो है, इसके अंदर जो आपकी कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड है
खर्चा ज्यादा होता है, मेट्रो सिटीज है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, खर्चा ज्यादा होता है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई सैलरी का 50% हम एग्जाम करेंगे, मतलब सैलरी का ज्यादा परसेंट हम एग्जाम करवा देंगे आपका, समझ रहे हो? 50% ऑफ सैलरी, मान लो सैलरी मेरी 1 लाख रुपए है, तो बेसिकली यहाँ पे कितनी आएगी 50,000, यहाँ पे कितनी आएगी 40,000। अब ये 4 ऐसी मेरी स्टेट्स है जहाँ पे खर्चा ज्यादा होता है, मेट्रो सिटीज है मेरी, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 50,000 तक एग्जाम कर देंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 50,000 लिमिट नहीं है, मैं आपको 50% बता रही हूँ कि क्यों आया, यहाँ पे 40% क्यों है और यहाँ पे 50% क्यों है। इनमें खर्चा कम होता है और इन स्टेट्स में खर्चा मेरा ज्यादा होता है क्योंकि मेट्रो सिटीज है। डन, पहली कंडीशन क्लियर है। 40% अगर मेट्रो सिटीज नहीं है, 50% अगर मेट्रो सिटीज है, किसका? सैलरी का। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन। फिर सेकंड चीज, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, भाई कितना अमाउंट रिसीव हुआ? एचआरए मुझे मिला 10 लाख का, तो 10 लाख की डाल दी कि 10 लाख एग्जाम्प्ट हो सकता है, ठीक है। लोएस्ट देखेंगे अभी इसके अंदर, अभी रुक जाओ। थर्ड कंडीशन, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो मैंने यहाँ पे सैलरी निकाली उसका 10% ले लेना, सैलरी निकाली उसका 10% ले लेना, जितना भी मैंने रेंट पे किया है उसका 10% ऑफ सैलरी माइनस कर देंगे, जो मेरी फिगर निकल कर आएगी तीनों कंडीशन के हिसाब से, लोएस्ट जो होगा वो मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कैसे दिखाऊंगी? एचआरए रिसीव, एचआरए रिसीव ये मेरी अमाउंट है, लेस एचआरए एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट होगा मेरा ये वाला वर्किंग नोट बना के, वो अमाउंट मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और जो निकल कर आएगी फाइनल अमाउंट वो मेरी टैक्सेबल एचआरए बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया 40-50 वाली कहानी? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। भाई सिंपल सी चीज ये कहते हैं कि जितना भी आप रेंट पे कर रहे हो, जितना भी आप रेंट पे कर रहे हो उसके अंदर से सैलरी का 10% हिस्सा आप हटा देना, सैलरी का 10% हिस्सा आप हटा देना, ठीक है। अब एफएमसी 18 पर आते हैं। चलो मुझे एक आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही बतानी है। आप एक चीज समझो, एचआरए के क्वेश्चन होते तो बहुत इजी है पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे अराइज हो सकती है? सैलरी आपकी मिड में, मतलब एक साल के बीच में इंक्रीमेंट हो रहा है उसका, सैलरी आपकी बढ़ रही है, या फिर आपने रेंट ही पे नहीं किया, बीच के कुछ टाइम तक रेंट पे किया, समझ रहे हो? दो चीजों में फैक्टर चेंज हो सकता है, या तो आपका जो एचआरए मिल रहा था वो पहले कुछ मिल रहा था, बाद के मंथ्स में कुछ मिलने लग गया, या फिर आपकी सैलरी पहले कुछ थी, इंक्रीमेंट होके बाद में कुछ और हो गई, रेंट पे पहले आपने कुछ किया बाद में कुछ किया, या फिर इस पीरियड तक कुछ नहीं किया। तो ये सारे फैक्टर है जो कि आपके क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पर हमेशा एक चीज याद रखना, जिस प्रेजेंटेशन से मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ, अगर ये चीज आपके माइंड में है, एचआरए का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, मान लो आपको एक टाइमलाइन बनानी है, आपको एक टाइमलाइन बनानी है कि ये भाई मेरा अप्रैल से लेकर मार्च तक की टाइमलाइन है। अब इसके अंदर मैं चेक करती हूँ सैलरी कितनी मिल रही है, एचआरए कितना मिल रहा है और रेंट में कितना पे कर रही हूँ। किसी भी फैक्टर में अगर कोई चेंज आ रहा है वही कट लगा देना, अपनी टाइमलाइन पे वही कट लगा देना अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे जो पीरियड है उसकी कंपटीशन अलग होगी, इस पीरियड की कंपटीशन अलग होगी, इस पीरियड की कंपटीशन अलग होगी और इस पीरियड की कंपटीशन जो है वो मेरी अलग होगी। मतलब अपनी कंपटीशन को 4 हिस्सों में ब्रेक करना, या जितने भी पार्ट्स जहां जहां पे आपकी चीजों के अंदर चेंज आ रहा है। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो ये पीरियड मेरा एक निकल कर आया, मान लो मेरा एक ये वाला पीरियड निकल कर आया था, ये वाला पीरियड निकल कर आया, तो इस पीरियड की सैलरी, इस पीरियड का एचआरए और इस पीरियड का रेंट लेना है आपको। मतलब रेंट पूरे साल का कंसीडर मत करना, एचआरए पूरे साल का कंसीडर मत करना, सैलरी पूरे साल की कंसीडर नहीं करनी। जितने पीरियड की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उतने ही पीरियड की सैलरी, उतने ही पीरियड का रेंट और उतने ही पीरियड का एचआरए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तो एचआरए का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। भाई अगर मैं सैलरी 2 महीने की देख रही हूँ तो एचआरए भी 2 महीने का देखूंगी, रेंट पेड भी 2 महीने का देखूंगी। अगर मैं सैलरी 10 महीने की देख रही हूँ तो एचआरए भी 10 महीने का, रेंट पेड भी 10 महीने का। जहां जहां पे मेरी टाइमलाइन में ब्रेक आएगा वहां वहां पे मुझे अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखानी होगी, ठीक है। वहां वहां पे मुझे अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखानी होगी और वहां वहां पे मैं उसी पीरियड का एचआरए, उसी पीरियड की सैलरी और उसी पीरियड का रेंट देखूंगी। देखो ये 3 ही चीजें हैं जिसकी वजह से आपके एचआरए की कैलकुलेशन डिफर करती है, आपके एचआरए की जो कंप्यूटेशन आप करके दिखाते हो वो कॉम्प्लेक्स होती है। इन्हीं 3 चीजों को हम करके देख लेंगे। आपने एक चीज समझ ली यार, इस कंडीशन में तो कुछ है ही नहीं, 40-50% सैलरी तो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा, रेंट पेड मैं निकाल लूंगा, सैलरी निकली हुई है, एक्चुअल अमाउंट सी। एक चीज याद रखनी है हमें सिर्फ कि अगर मेरा सैलरी 2 महीने की है तो एचआरए भी 2 महीने का लेंगे, रेंट पेड भी 2 महीने का लेंगे। समझ में आ गया? सेम चीज, सेम जो यूनिट्स होगी वो सेम चलेंगी आपकी। चलो, when there is no change in any factor during the previous year, भाई कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल बिंदास।
रेंट भी पूरे 12 महीने का है, कोई इन्फ्लेशन नहीं आ रही रेंट के अंदर, सैलरी भी 12 महीने की, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, एचआरए भी बिल्कुल सेम है, कोई भी आपके चेंज नहीं है। तो इजी क्वेश्चन बन गया है तो मेरा। ए इज एंटाइटल टू अ बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ। ए को बेसिक सैलरी मिल रही है 25,000 रुपए, डीए मिल रहा है उसको 5,000 रुपए, ठीक है। 40% ऑफ विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मैंने क्या बोला, सैलरी की कॉम्पिटिशन कैसे होगी, बेसिक सैलरी की कॉम्पिटिशन एचआरए के हिसाब से क्या होगी, बेसिक सैलरी प्लस पूरा लिखना आप डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। कमीशन कौन सी, टर्नओवर कमीशन। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कमीशन दे रखे तो मैं क्या लूंगी, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर कमीशन मुझे लेनी है। बेसिक सैलरी कितनी है, 25,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, 25,000। कितने महीनों के लिए काम किया, देखो कुछ मेंशन है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बेसिक इतनी, डीए इतना, 40% रिटायरमेंट बेनिफिट, एचआर इतना मिला, रेंट इतना पे किया, कुछ नहीं दे रखा तो हम पीरियड मान के चलेंगे 12 मंथ्स का। ये बेसिक हो गया। डीए पे आ जाओ, डीए कितना है 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, पूरे साल का डीए निकल कर आ गया, और 40% फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। टर्नओवर कमीशन मेरी कुछ है ही नहीं, टर्नओवर कमीशन मेरी कुछ है ही नहीं। कैलकुलेटर उठा लो जरा, मुझे बता देना वैल्यू कितनी आ रही है। 25,000 इंटू में 12 कितना आया, 3 लाख रुपए, प्लस 5,000 इंटू में 12 कितना आ रहा है, 60,000 इंटू में 40% कितना आ रहा है, 24,000। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 3,24,000 की, मेरी बेसिक सैलरी। मेरी बेसिक सैलरी कितनी निकल कर आ गई, 3,24,000 की। अब आ जाओ HRA, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना हुआ है, HRA रिसीव्ड कितना हुआ है भाई, HRA रिसीव्ड हुआ है 10,000 पर मंथ इंटू में 12 मंथ विच कम्स इक्वल टू 1,20,000 रुपीज का मुझे HRA रिसीव्ड हुआ है। ओके ना, हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कंप्यूट करो टैक्सेबल HRA। HRA कितना टैक्सेबल होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ HRA। भाई बताएंगे कि कितना HRA मेरा टैक्सेबल होगा, कैसे लिखेंगे, HRA हाउस रेंट अलाउंस पूरा लिखेंगे आप, रिसीव्ड कितना हुआ है 1,20,000 रुपीज का। अब क्या करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट कितना होगा HRA भाई, एग्जेम्प्ट कैसे होगा, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। भाई जो नीचे कंडीशन है उसमें सबसे कम जो होगा वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, विच इज 40% या 50% ऑफ सैलरी। अब मुझे दिमाग लगा के बताना जरा, 40 आएगा 50 आएगा, कैसे डिपेंड करेगा भाई, वो रह कहाँ पे रहे, पढ़ो क्या लिखा है, कहाँ पे रह रहे, दिल्ली में। दिल्ली क्या वो 4 मेट्रो सिटीज के अंदर आती है, यस, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली आती है। तो 40 लेंगे 50 लेंगे, मैम 50% ऑफ सैलरी लेंगे। सैलरी मैंने निकाल ली वर्किंग नोट नंबर 1 में, कितनी आई है 3,24,000। तो 50% कितना हो जाएगा, 3,24,000 डिवाइड बाय 2 या फिर डिवाइड बाय 50%। 3,24,000 डिवाइड बाय 2 कितना है, 1,62,000। सबका यही आ रहा है 1,62,000। एक बात बताऊं, एक चीज बताती हूँ, समझो, ये वाली कंडीशन क्यों लगाई, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये कंडीशन क्यों लगाई, किसी को समझ में आ रहा है, देखो HRA मिला कितना, 1,20 का, अगर वो कंडीशन मेरी ना हो तो एग्जाम्प्ट में कितना करवा दूंगी, 162 का। अरे भाई जब मिला ही HRA मेरे को 1,20,000 का है तो नेगेटिव में थोड़ी दिखा दूंगी मैं, जितना आपको मिला ही नहीं उससे ज्यादा आप एग्जाम्प्ट कैसे कर सकते हो। भाई आपकी मम्मी ने आपको खर्च करने के लिए 100 रुपए दिए, आप 110 कैसे खर्च कर सकते हो, समझ रहे हो, नेगेटिव में तो आप हो ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो कंडीशन आई। समझ में आया कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड वो कंडीशन क्यों लगाई गई, कि HRA अगर मिला ही 1,20 का है तो 1,20 या एटमैक्स आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। चलो HRA रिसीव्ड कितना, 1,20,000। थर्ड कंडीशन बताओ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे किया है जरा बताना मुझको, रेंट पे किया है 10,000 पर मंथ का, क्या पूरे साल किया है, हाँ, अगर नहीं किया तो क्वेश्चन मुझे खुद बता देता। माइनस सैलरी का 10% कितना होता है, 3,24,000 का 10% 32,400 कितना आ जाएगा ये, 10,000 इंटू में 12 कितना आया, 1,20,000 माइनस 32,400 कितना आया, 87,600। एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में, 87,600 मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा टैक्सेबल HRA कितना निकल कर आएगा, बताओ जरा, 32,400 HRA टैक्सेबल।
समझाओ, मुझे समझाओ, क्या ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया? टैक्सेबल एचआरए बताओ। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ एचआरए, जिसके अंदर किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। ये क्वेश्चन क्यों करा गया? ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये तीनों कंडीशन कैसे सॉल्व होंगी। कुछ भी नहीं करना यार, जिसको सैलरी का फॉर्मूला पता है कि एचआरए के लिए सैलरी कौन सी सैलरी मानी जाएगी, सैलरी आ गई, कुछ भी नहीं करना। एचआरए हमें पता ही है, रेंट पेड हमें पता ही है। बताओ, इजी क्वेश्चन, इजी पीसी। आ जाओ एफएमसी 19 के ऊपर। इस एफएमसी 19 के अंदर एक आपका फैक्टर चेंज होगा। देखते हैं कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से इसमें चेंज होगा आपका रेंट। साफ साफ पता चल रहा है कि एक्चुअल रेंट जो मैंने पे किया था 10,000 पर मंथ था, बट बाद में जो रेंट था वो चेंज होकर 20,000 पर मंथ हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स इज एम्प्लॉयड एट दिल्ली। कहां पे है? दिल्ली में है, एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ आर कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंदर काम कर रहा है। कंपनी हुई मेहरबान, कंपनी ने कहा कि भाई जहां भी रह रहा है तेरे को एचआरए हम देंगे, तेरे रहने का खर्चा हम उठाएंगे। ठीक है, उसकी सैलरी के पर्टिकुलर्स क्या है? बेसिक सैलरी उसको 30,000 पर मंथ मिल रही है। डीए जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो 10,000 पर मंथ है। इसका मतलब डीए इन टर्म्स जो है 10,000 पर मंथ होगा। अगर 12 महीने के निकल रही है तो 10,000 इंटू में 12 हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस हम दे रहे हैं उसके पर्सनल पर्पस के लिए। अलाउंस है, आने जाने के लिए खर्चा हम दे रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा? अलाउंस हम टैक्सेबल कर देंगे उसका। ठीक है, सॉर्टेड। उसके बाद कमीशन एट द रेट 2% ऑफ टर्नओवर अचीव्ड विच वाज 22,50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द सेम वाज इवनली स्प्रेड। कह रहे हैं कि भाई पिछले साल टर्नओवर पे कमीशन मिली थी 2% की। कितनी कमीशन है वो? 45,000 की। और इस कमीशन को आपको इवनली स्प्रेड करना है। इवनली स्प्रेड का मतलब क्या है? पूरे साल में इस कमीशन को आपको प्रोवाइड करना है। पूरे साल में कमीशन कितनी मिली? 45,000 की। आपको इसको इवनली प्रोवाइड करना है। एचआरए मिला कितना है? 15,000 रुपए पर मंथ हम दे रहे हैं। एक्चुअल रेंट जो है पेड बाय हिम, कितना रेंट पे किया है इसने? 10,000 पर मंथ का रेंट पे किया है। जब वो नोएडा में रह रहा था। नोएडा में कब तक रह रहा था वो? नोएडा में रह रहा था वो दिसंबर तक। जनवरी से उसने रेंट जो है उसका इंक्रीज हो गया 20,000 पर मंथ का। कंप्यूट करो टैक्सेबल एचआरए। अब इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज बता देना, सैलरी जो हम लेंगे वो 40% लेंगे या 50% लेंगे? सैलरी का 40% लेंगे या 50% लेंगे? जो ये बता देगा वो बच्चा है स्मार्टेस्ट बच्चा क्लास का। चलो बताओ, सैलरी का 40% लेंगे या सैलरी का 50% लेंगे? समझो, मैंने क्या बताया? 40% या 50% जो हम लेंगे, 40% या 50% जो हम लेंगे, किस चीज का लेंगे? जहां पे वो रह रहा है। जहां पे वो रह रहा है, समझ आ रहा है? जहां पे वो रह रहा है उसी का तो लेंगे। अब वो रह कहां पे रहे? बेशक वो काम दिल्ली में कर रहा है, ये क्यों दिया गया? आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर वो रह कहां पे रहा है? नोएडा में रह रहे हैं। रह कहां पे रहा है? नोएडा में रह रहा है। तो इसलिए हम क्या लेंगे? सैलरी का 40%। क्या ये चीज क्लियर हो गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये चीज क्लियर होगी? आपको हमेशा ये चेक करना है कि भाई वो स्टे कहां कर रहा है। काम बेशक कहीं मर्जी करो, आप काम दिल्ली की कंपनी में करो, पर देखा जाएगा रह कहां पे रहे हो आप। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है? हमेशा स्टे कहां पे कर रहा है, उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना है कि सैलरी का 40% जाएगा या फिर 50% जाएगा। आपको क्या बताना है इसके अंदर? आपको बताना है, बताओ बताओ बताओ, आपको बस कंप्यूटेशन करके दिखानी होगी। ठीक है, अब टाइमलाइन बनाना सिखाती हूँ आपको। ये आपकी टाइमलाइन है। 1 अप्रैल सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था। फिर तकलीफ आई यहाँ पे 31 दिसंबर, यहाँ पे आपकी चीज चेंज हुई। मैंने क्या बताया? जब भी कोई फैक्टर चेंज हो रहा है एक टाइमलाइन बना लेना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 31 मार्च। ठीक है, अब एक चीज समझो, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए? मैम मेरे 9 मंथ्स हो गए। और यहाँ कितने हो गए? मेरे 3 मंथ्स हो गए। इसका मतलब मेरे 9 मंथ्स की कॉम्पिटिशन होगी अलग और 3 मंथ्स की कॉम्पिटिशन होगी अलग। 9 मंथ्स की अलग होगी और 3 मंथ्स की अलग होगी। अब इन 9 मंथ्स के अंदर सैलरी इस 9 मंथ की लेंगे, एचआरए 9 मंथ का लेंगे, रेंट पेड 9 मंथ का लेंगे। यहाँ पे सैलरी 3 मंथ की लेंगे, एचआरए 3 मंथ का लेंगे, रेंट पेड 3 मंथ का लेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? जो बच्चा ये करना सीख गया उस बच्चे को एचआरए में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, मान लो इधर भी ब्रेक होता, इधर भी ब्रेक होता, तो इतने पीरियड की सैलरी, इतने पीरियड का रेंट, इतने पीरियड का एचआरए, इतने पीरियड की सैलरी, इतने पीरियड का रेंट और इतने पीरियड का एचआरए। आपको ब्रेक करना है चीजों को। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर कैसे दिखाओगे? देखो मैं आपको फॉर्मेट सिखाती हूँ इसका। सबसे इजी आपको क्या करना है? आपको निकालना है पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। भाई मैं 9 मंथ का पीरियड की अलग से कंप्यूटेशन करके दिखाऊंगी
और यहाँ पे पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यहाँ पे 3 मंथ्स के पीरियड की अलग से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। ये 9 मंथ का पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। और ये कौन सा है? 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। यहाँ क्या लिख देना? यहाँ अपनी खुशी के लिए लिख देना, खाली लग रहा था ना, यहाँ अपनी खुशी के लिए लिख देना पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब बताओ, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब कैसे निकल कर आएगा? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है मुझको बताओ बताओ। एक्चुअल HRA रिसीव्ड कैसे दिखाओगे? इधर आ जाओ। HRA मिला कितना है? 15,000 पर मंथ मिल रहा है, 15,000 पर मंथ मिल रहा है। तो ये कैसे निकल जाएगा आपका? 9 मंथ्स के लिए और 3 मंथ्स के लिए 15,000 पर मंथ हो, तो 15,000 इंटू में 9 और 15,000 इंटू में 3, ये मुझे HRA रिसीव्ड मेरा हुआ है। 15,000 इंटू में 9 कितना आता है? 15 9 जा 135, तो 1,35,000। 15,000 इंटू में 3 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 45,000 रुपीज का। ये मेरा आ गया एक्चुअल HRA रिसीव। ठीक, अब लिखना यहाँ पे लेस। एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट होगा आपका लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, जो मैं नीचे 3 कंडीशन लिखूंगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कुछ भी पहले लिख लो यार, इसका ना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मैं कंडीशन नंबर 3 को 1 बना दूं, 1 को 3 बना दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है? इस पीरियड का 1,35,000 और इस पीरियड का 45,000। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, इस पीरियड का कितना HRA रिसीव हुआ है? 135। इस पीरियड का कितना हुआ है? 45। वैसे तो टोटल मेरे को 1.5 लाख रुपए का HRA रिसीव्ड हुआ है, पर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी टाइमलाइन में कहीं भी ब्रेक आ गया तो उस पीरियड का अलग दिखाना और उस पीरियड का अलग दिखाना, सारी चीजें। ठीक है, सेकंड, सैलरी का कौन सा परसेंट जाएगा? 40% ऑफ सैलरी। पक्का समझ में आ गया? 40% क्यों? क्योंकि भाई उसका स्टे जो है वो नोएडा में है, क्योंकि भाई उसका स्टे कहाँ पे है? नोएडा में। तो आ जाओ यहाँ पे दिखा देते हैं सैलरी कैसे निकलेगी। सैलरी निकलती है आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA, बेसिक सैलरी प्लस DA। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर कमीशन, या फिर एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं इसको, आराम से वर्किंग नोट बना के दिखाएंगे। वर्किंग नोट 1, सैलरी 9 मंथ्स की बताना कैसे निकलेगी, कितनी निकलेगी, और 3 मंथ्स की बताना कितनी निकलेगी। ठीक है, कैसे निकलती सैलरी? बेसिक सैलरी प्लस DA कौन सा वाला? इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस मेरी क्या आ जाएगी? टर्नओवर की कमीशन। बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है? बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ, 30,000 इंटू में 9, बेसिक सैलरी 30,000 इंटू में 3 मेरी बेसिक सैलरी, प्लस DA कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ, और पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है 10,000 इंटू में 3। अब बात करेंगे किसकी? टर्नओवर कमीशन की। अब बात करेंगे किसकी? टर्नओवर कमीशन की। अब इधर आ जाओ, टर्नओवर कमीशन पे ध्यान दो। कितनी है भाई मेरी टर्नओवर कमीशन? 45,000। भाई मेरी भाई टर्नओवर कमीशन कितनी है? 45,000। अब टर्नओवर कमीशन पता है कैसे निकलेगी? इसने ये बताया सिंपल चीज, 45,000 की कमीशन है, इवनली स्प्रेड कर दो। तो 45,000 कितने पीरियड के लिए है? 45,000 की टर्नओवर कमीशन जो है आपकी 12 मंथ्स के लिए है। मुझे कितने मंथ्स के लिए चाहिए? 9 मंथ्स के लिए। सिमिलरली 45,000 की टर्नओवर कमीशन 12 मंथ्स के लिए है, मुझे कितने महीनों के लिए चाहिए? 3 मंथ्स के लिए। ये कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ रहा है? 33,750। और नीचे वाले का कितना आएगा? 45,000 डिवाइड बाय 12 इंटू में 3, 11,250। दोनों को ऐड कर दो, आपका 45,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट से, कितना आ रहा है ये? 30,000 इंटू में 9 कितना आ रहा है? 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 33,750 कितना आ रहा है? 3,93,750। सबका यही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कितना होता है? 30,000 इंटू में 3, 90,000 प्लस 30,000 प्लस 11,250 कितना आएगा? 131,250, 1,31,250। ठीक है, सैलरी निकल कर आ गई मेरी। आ जाओ, सैलरी का 40% या फिर सैलरी का जो मेरी 9 मंथ की सैलरी है उसका 40%, 9 मंथ की 3 मंथ की सैलरी का 40%। आ जाओ, 3,93,750 का 40%, 157,500।
157,500 यहाँ पे बताना 131,250 का 40% 52,500 52,500 ठीक है। थर्ड कंडीशन मेरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ठीक है। तो पहले वाले केस में कितना आएगा 9 मंथ्स के पीरियड के लिए रेंट पे कितना किया है मैंने रेंट पे किया है 10,000 पर मंथ कब तक 31st आपका दिसंबर तक मतलब 9 मंथ्स के लिए मैंने 10,000 पे किया 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ माइनस सैलरी का 10% सैलरी आप कौन सी लोगे टोटल सैलरी लोगे या 9 मंथ वाली सैलरी लोगे देखो अगर आपका जो कैलकुलेशन कर रहे हो 9 मंथ की कर रहे हो तो सैलरी भी तो 9 मंथ वाली लोगे तो 393,750 का 10% आपको करना है 10% ऑफ 393,750 ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 90,000 माइनस 393,750 कितना आएगा 50,625 50,625 सिमिलरली ऐसा ही 3 मंथ्स का अगर मुझे निकालना है तो रेंट पेड कितना हो जाएगा रेंट पेड मेरा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 20,000 हो गया अब मेरा रेंट पेड कितना हो गया 10,000 नहीं रहा 20,000 इंटू में 3 माइनस 10% ऑफ सैलरी सैलरी कितनी निकल कर आई थी 131,250 131,250 23 था 60,000 ठीक है तो 60,000 माइनस 131,250 कितना आ रहा है ये आ रहा है मेरा 46,875 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो होगा वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो एग्जेम्प्ट कितना हो रहा है एग्जेम्प्ट कितना होएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा लीस्ट वाला 50,625 और ये 45,000 ये मेरा लीस्ट आ रहा है ठीक है अब बता देना टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा बोलो जो मेरा टोटल एचआरए रिसीव्ड है उसके अंदर से एग्जेम्प्ट माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल एचआरए कितना आ जाएगा एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जेम्प्ट 1,35,000 माइनस 50,625 कितना आ रहा है 84,375 ठीक है और यहाँ पे कितना था 45,000 जो मेरा एचआरए रिसीव था पूरा ही एग्जेम्प्ट हो गया तो यहाँ पे टैक्सेबल कितना रहेगा कुछ भी नहीं नील मेरा टैक्सेबल रहेगा कुछ भी मेरा टैक्सेबल नहीं होगा तो मतलब मेरा जो टैक्सेबल एचआरए निकल कर आएगा जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आएगी एचआरए की वो कितनी निकल कर आएगी 84,375 प्लस 0 इसका मतलब 84,375 की मेरी टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आएगी एचआरए की ओके बताओ ठीक है अब बच्चे ये पूछेंगे मैम ये कन्वेंस अलाउंस का तो आपने कुछ किया ही नहीं भाई ये इसको मैं तब कंसीडर करती जब मुझे सैलरी की कंपटीशन देनी होती मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल एचआरए निकाल के बता दो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मैंने आपको हमेशा हमेशा सिखाया है इनकम टैक्स के अंदर फुल फोकस रखना है कि मांगा क्या गया है और हमें अपना एलिमिनेशन राउंड खेलना है हमें चीजें जो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है उसको ऑलरेडी एलिमिनेट करना और वो मुझे कैसे पता चलेगा जब मुझे प्रोविजन की 100% अंडरस्टैंडिंग है प्रोविजन पे जब मेरी ग्रिप है तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये चीज मेरे लिए इरेलीवेंट है इरेलीवेंट थी इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया इसके ऊपर आपने देखा मुझे पता था कि प्रोविजन के अंदर मुझे 3 चीजें चाहिए एक तो सैलरी दूसरा मेरा रेंट पेड कितना है तीसरा मेरा एचआरए कितना है इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं डीए तो ऑब्वियसली चाहिए मुझे सैलरी की कंपटीशन करने के लिए तो इसलिए मैंने इस चीज पे फोकस किया ही नहीं आगे चले चलो आ जाओ एफएमसी 20 पे अब इसके अंदर क्या गेम आ गया वेयर देर इज चेंज इन द 2 फैक्टर्स सैलरी भी चेंज हो रही है रेंट भी चेंज हो रहा है अब सॉल्व करो अब आपके 2 फैक्टर में चेंजेस हो रहे हैं सैलरी में भी और रेंट में भी अब सॉल्व करते हैं मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड ठीक है बेसिक सैलरी कितनी है अगर आपको या तो सीधा बता दे तब तो ठीक है अदरवाइज आपको लिख लो एक जगह पे लिखो बेसिक सैलरी 60,000 ठीक परफेक्ट अब उसके बाद आगे चलते हैं साथ में भाई को मिल रहा है डियरनेंस अलाउंस कितना 20% ऑफ बेसिक सैलरी पर भाई एक बात बताओ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है बेसिक सैलरी का 20% डीए मिल रहा है परफेक्ट बट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना होगा उसका 40%
60,000 का 20% जो है 12,000 रुपए DA पर मंथ मिल रहा है, पर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना है उसका 40%। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं, नहीं 40 नहीं है, ये 70% है। 70% ऑफ DA इज इंक्लूडेड इन द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका 70%। ठीक है, कंपनी को HRA मिल रहा है, HRA कितना मिल रहा है 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ कंपनी HRA दे रही है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025 उसका इंक्रीमेंट हो गया सैलरी के अंदर 10,000 रुपीज का। ठीक है, 60,000 पर मंथ जो थी सैलरी थी, पर 1 जनवरी से उसकी सैलरी पे 10,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। कौन बच्चा बताएगा कि सैलरी कितनी हो गई? सैलरी होगी मैम मेरी 70,000 पर मंथ। समझ में आ गया? सैलरी पहले मेरी कितनी थी 60,000 पर मंथ, पर 1 जनवरी से बढ़ के वो 10,000 बढ़ गई और उसकी सैलरी अब 70,000 पर मंथ होगी। अब बच्चों के बीच में कंफ्यूजन आएगी, बच्चे ये कह सकते हैं कि मैम हो सकता है ना कि ये 60,000 की जो सैलरी थी ये इंक्रीमेंट करने के बाद हो, और 60,000 से पहले मतलब जब मेरा जनवरी में मेरी इंक्रीमेंट हुई उससे पहले की सैलरी 50,000 हो। आपके मन में ये सवाल आ सकता है ना कि मैम हो सकता है कि जो 60,000 की बेसिक सैलरी है ये मेरी आफ्टर इंक्रीमेंट हो, और इंक्रीमेंट कर रही मैंने 10,000 की थी, इसका मतलब मेरी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की सैलरी 50,000 हो। अरे भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि जब भी ऐसा वाला केस होगा तो आपको क्वेश्चन चीख चीख के बताएगा कि भाई ये जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूं ना ऑन द डेट इस डेट की है। अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो बाय डिफॉल्ट मैं ये मान के चलूंगी हर क्वेश्चन के अंदर कि जो सैलरी है वो मेरी 1 अप्रैल की सैलरी मुझे बता रखी है। आप चेक करना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जो हमने पहले क्वेश्चन करे थे अपने ग्रेचुटी के, अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट के, उसका नाम हमने ये देखा था कि जो सैलरी इंक्रीज हो रही थी वो डेट ऑफ रिटायरमेंट पे कह रहा था कि ये सैलरी है, जिस दिन वो रिटायर होता था उस दिन की बात कर रहा था कि वो सैलरी है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो मैं मानूंगी कि वो 1 अप्रैल की ही है। ठीक है, चलो HRA हो गया। प्रीवियस ईयर के अंदर उसको अरियर्स और सैलरी रिसीव हुए हैं, पहले पुराने किसी टाइम के, लॉकडाउन के टाइम के, पुराने किसी टाइम के उसको सैलरी जो थी वो अब रिसीव हो रही है कितनी 80,000 रुपीज। तो अरियर्स कब हो रहे हैं? अरियर्स हो रहे हैं मेरे 80,000 रुपीज के। ठीक, एक्स वॉज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था टिल 31st टिल 31st अक्टूबर 2024, अपने पेरेंट्स के साथ 31 अक्टूबर तक रह रहा था। फिर नवंबर से उसने अकोमोडेशन ले ली दिल्ली के अंदर, जिसपे वो 25,000 रुपए का पर मंथ रेंट पे कर रहा था। क्या कह रहे हैं? एक्स जो था, जो एम्प्लॉय था, पहले तो भाई अपना रहता ही नहीं था रेंट पे, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। इसका मतलब रेंट पेड कितना था? रेंट पेड तो मेरा 0 था। जब भैया अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो यही माना जाएगा ना अपने पेरेंट्स को रेंट थोड़ी दोगे। तो रेंट पेड अक्टूबर तक तो 0 था, उसके बाद नवंबर से उसने रेंट पे देना चालू कर दिया कितना 25,000 का। अब टाइमलाइन बनाते हैं, जिस बच्चे की टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट होगी उसको एक चॉकलेट। मैम कैसे देने आओगे? चलो कोई बात नहीं, आप अपने आप को अपने से गिफ्ट कर लेना। अप्रैल 24 स्टार्ट होता है, 31 मार्च 25 पे एंड होता है। परफेक्ट। इस पीरियड की कैलकुलेशन करके दिखानी है। अब बीच में आओ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक एक करके चलते हैं। सैलरी कब इंक्रीज हुई? सैलरी मेरी इंक्रीज हुई है 1 जनवरी को, मतलब 31 दिसंबर तक तो एक पीरियड बनेगा और उसके बाद एक पीरियड बनेगा। इस पीरियड की जो सैलरी थी, इस पीरियड की जो सैलरी थी वो कितनी थी 60,000, और इस पीरियड के बाद की जो सैलरी निकल कर आई है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी निकल कर आई है 70,000। ठीक है, अब एक और चीज क्या बोल रहा था, रेंट। रेंट की बात उसने करी, कह रहे हैं कि अक्टूबर तक, मतलब 31 अक्टूबर तक जो भाई मेरा रेंट पेड था वो था 0, रेंट जो था तब तक 0 था। उसके बाद मैंने रेंट पे करना चालू किया 25,000 पर मंथ का उसके बाद से। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैम मेरी 3 चीजें बनेगी, यहां से लेकर यहां तक का पीरियड बनेगा, यहां से लेकर यहां तक का पीरियड बनेगा, और यहां से लेकर यहां तक का पीरियड मेरा बनेगा। मतलब जो भी मेरी कैलकुलेशन होगी वो 3 पीरियड्स में डिवाइड मेरी हो जाएगी। ओके, 3 पीरियड कौन कौन से? जब उसने, देखो कब कौन कौन से पीरियड, एक पीरियड वो जब उसने कोई भी रेंट पे नहीं किया, एक पीरियड वो जब रेंट पे तो किया पर सैलरी उसकी कितनी थी 60,000 थी, और एक पीरियड वो जब रेंट पे भी किया पर सैलरी उसकी कितनी हो गई 70,000 हो गई। समझ में आ गया? 3 पीरियड बनेंगे, एक जब कोई रेंट पे नहीं किया, एक जब रेंट पे किया पर सैलरी 60,000 है, एक जब रेंट पे किया पर सैलरी मेरी 70,000 है। ठीक है, करे सॉल्व। चलो अब आपको लिखना कैसे है, देखो एक एक पीरियड का निकाल लेते हैं, जैसे मैं आपको सॉल्व करवाया करती थी। पीरियड कितने पीरियड का, यहां तक कितने पीरियड हो गए, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ्स का पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। ठीक है, पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। इसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर 2 मंथ्स का पीरियड था, तो पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। और उसके बाद दिसंबर के बाद 3 मंथ का पीरियड था, तो पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, पीरियड ऑफ 7 मंथ, पीरियड ऑफ 2 मंथ एंड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये लिख लोगे कौन से पीरियड से? अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये 1 नवंबर से लेकर आपका बनेगा 31 दिसंबर तक, और ये आपका 1 जनवरी से लेकर बनेगा आपका 31 मार्च तक। ये पीरियड आप लिख लोगे, मुझे पता है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स। परफेक्ट, फाइन। यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पर्टिकुलर्स। अब लिखना चालू करो फटाफट से। HRA कितना रिसीव हुआ? भाई इधर आ जाओ। सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना हुआ है मुझको इधर आओ बताओ। एक्चुअल HRA देखो, आपको ना सिर्फ एक काम करना है, ये पता लगवाना है कि भाई कितने पीरियड में मेरा जो कैलकुलेशन है वो डिवाइड होगी। अगर वो पीरियड, ये 3 पीरियड है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, आपको अलग अलग तोड़ तोड़ के करने हैं और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, HRA कितना मिल रहा है आपको? HRA कितना रिसीव हो रहा है देखना, HRA मिल रहा है 30,000 पर मंथ। 30,000 7 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 3 7 21, 2,10,000। यस, परफेक्ट। इसके बाद 30,000 कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 60,000 का मेरा HRA आ जाएगा। फिर उसके बाद 30,000 इंटू में 3 मंथ्स कितना हो जाएगा? 90,000 का मेरा एक्चुअल HRA रिसीव निकल कर आ जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट। ये कॉम्पिटिशन आप ऐसे दिखा देना ब्रैकेट में शो करके। अब उसके बाद एग्जेम्पशन की बात करते हैं। एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट होगा मेरा लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, जो सबसे कम वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताना 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी? मैम रेंट पे रह रहा है दिल्ली में, दिल्ली में रह रहा है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी। क्या करूंगी यहाँ पे? 50% ऑफ सैलरी। अब बताओ सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होगी? वर्किंग नोट नंबर 1, हम निकाल लेंगे अपनी सैलरी की कैलकुलेशन को। सैलरी पहले 7 मंथ्स की सैलरी, फिर 2 मंथ्स की सैलरी, फिर 3 मंथ्स की। क्या सैलरी मेरी होगी? पहले 7 मंथ में, पहले 7 मंथ कहाँ से आते हैं? अप्रैल से लेकर मेरे 31 अक्टूबर तक। मेरी सैलरी कितनी थी? 60,000 रुपीज की मेरी बेसिक सैलरी थी पर मंथ। 60,000 क्या था? पर मंथ। मल्टीप्लाई कर दूंगी उसको 7 मंथ से। ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ये मेरी बेसिक सैलरी आ गई। उसके बाद 2 मंथ्स के लिए भी वही था, 60,000 इंटू में 2। क्योंकि मेरी सैलरी इंक्रीज कब हुई? मेरी सैलरी बेटा इंक्रीज हुई है जनवरी से, तो 70,000 इंटू में 3। ये फंडा क्लियर। अब बात कर लेते हैं किसकी? डीए की। बेसिक सैलरी हो गई। अब बात करेंगे किसकी? डीए की। डीए कितना है? डी है आपका सैलरी का 20% का 70%। ठीक है, सैलरी का 20% निकालो जरा, कितना आ रहा है? 60,000। अगर सैलरी इस पीरियड की है तो डीए भी इसी पीरियड का होगा ना, तो 60,000 इंटू में 7। सैलरी आई मेरी 4,20,000, उसका 20% मेरा डीए है। 20% ही है ना, सैलरी का 20% मेरा डीए है। ठीक है, 84,000 का डीए आ गया, उसका 70% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। कितना आ जाएगा? 58,800। समझ में आया कि कैसे आया? एक सॉल्व कर दूं। सैलरी कितनी आई थी? 60,000 इंटू में 7 कितना आया? 4,20,000 का 20% मेरा डीए और उसका 70% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, अगले वाले में खुद से लिख रही हूँ। 60,000 इंटू में 2 कितना आ जाएगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना आ रहा है? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 70% कितना आ रहा है? 16,800। उसके बाद 70,000 इंटू में 3 कितना आ रहा है? 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 20% 42,000 मल्टीप्लाई बाय 70% 29,400। कमीशन की कहीं बात करी गई है? देखना ना, कमीशन की कोई बात नहीं करी। निकाल लो इसका टोटल कितना आ रहा है? 60,000 इंटू में 7, 4,20,000। 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 70%, 58,800 प्लस 4,20,000, ये आ रहा है मेरा 4,78,800। ठीक है, अब बताना 60,000 टू 1,20,000 प्लस 16,800 कितना आ रहा है? 1,36,800। और यहाँ की सैलरी 70,000 इंटू में 3, 2,10,000 प्लस
29,400 कितना आ रहा है? 2,39,400 मेरी बेसिक सैलरी निकल कर आ गई। परफेक्ट है। अब इसका 50% कर देना। 4,78,000 का 78,800 का 50%। क्यों? क्योंकि रह रहा है वो दिल्ली के अंदर। 2,39,400 फर्स्ट कंडीशन में इतना मेरा एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद 1,36,800 का कितना परसेंट? 50%। 68,400। ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद 2,39,400 का 50% कितना आ रहा है? 1,19,700। 50% ऑफ बेसिक सैलरी। सेकेंड, एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ है मुझे? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना? 2,10,000, 60,000, 90,000। मुझे पता है आपको एचआरए के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते होंगे, या फिर अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आपको लगता होगा भाई पता नहीं कहां से क्या चल रहा है। एक चीज, सिर्फ एक चीज पर टिका एचआरए का क्वेश्चन, पीरियड में डिवाइड करो और अलग अलग पीरियड को अलग अलग तरीके से दिखाओ। बस थोड़ी सी हो सकता है आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े, पर आंसर कभी गलत नहीं होगा और बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। आ जाओ लास्ट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना किया है? 7 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, और बताओ जरा 3 मंथ के लिए। 7 मंथ के लिए रेंट पेड है मेरा 0। रेंट पेड है मेरा 0। रेंट मैंने कुछ भी पे नहीं किया। एग्री? 7 मंथ जब थे, यहां इधर आओ, यहां तक, यहां तक जो थे, यहां तक कोई रेंट पे नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। पेरेंट्स के साथ रहते थे तो 7 मंथ के लिए कोई रेंट पे नहीं किया, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। समझ में आ गया? नेगेटिव थोड़ी दिखा सकते हो आप। ये मत सोचना कि मैंने रेंट पे किया 0 और -10% ऑफ सैलरी नेगेटिव में वैल्यू दिखा दूंगा। अरे भाई ऐसे कैसे? एग्जेम्पशन भी कर रहे हो वो भी नेगेटिव में? नहीं, 0। कुछ भी एग्जाम्प्ट आपका नहीं होगा। एग्री? कुछ भी आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा, 0 दिखा सकते हो आप। समझ रहे हो? नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। उसके बाद 2 मंथ्स की बात करते हैं। 2 मंथ्स के लिए रेंट पे कितना किया है? भाई वो कह रहा है रेंट पे मैंने किया है 25,000 पर मंथ का नवंबर से। तो 2 मंथ्स के लिए 25,000 इंटू में 2 आपका रेंट पेड आया, माइनस सैलरी का 10%। इसकी सैलरी कितनी थी? 1,36,800। तो कितना आ जाएगा? 13,680। 50,000 माइनस 13,680 कितना आ रहा है? 36,320। एग्री? 3 मंथ्स के लिए निकालना। रेंट पेड वही 25,000 इंटू में 3 माइनस सैलरी का 10% कितना आ रहा है? 2,39,400 का 10%। 239,239,40 निकालना कितना आएगा? 75,000 माइनस 239,40 कितना आ रहा है एग्जाम्प्ट? 51060। और यहाँ पे कितना एग्जाम्प्ट होगा? 0। तो इसका मतलब एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी आपको? एग्जेम्प्ट कितना होगा? यहाँ पे 0 क्योंकि लीस्ट 0 है, यहाँ पे 36,320 और यहाँ पे 51,060। ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब टैक्सेबल कितना निकल कर आएगा एचआरए? टैक्सेबल एचआरए बताना। भाई आप एक चीज देखो, आपको मिला 2,10,000, कम कितना होएगा? 0। तो टैक्सेबल कितना रहेगा? 2,10,000 ही। वेरी गुड। आपको मिला कितना? 60, कम कितना आएगा? 36,320। तो टैक्सेबल कितना रहेगा? 60,000 माइनस 36,320 कितना आ रहा है? 23,680। उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है? 90,000। एग्जाम्प्ट कितना होगा? 51,060। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 38,940। अब इसका टोटल लगा देना कि एचआरए कितना टैक्सेबल होगा। टोटल टैक्सेबल एचआरए इन सबको ऐड करके बता दे जरा। 2,10,000 प्लस 23,680 प्लस 38,940 कितना आ रहा है? 2,72,620। बताओ, 2,72,620। परफेक्ट। तो मेरी कैलकुलेशन हो गई किसकी? एचआरए की। कितने ब्यूटीफुल तरीके से निकाल लिया। इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अरे भाई अगर रेंट पे ही नहीं किया तो एग्जाम्पशन किस चीज की? आप एक चीज समझो, एचआरए का कंसेप्ट क्या कहता है कि आप भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, हमारे एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर, आप हमारे लिए काम कर रहे हो, आपके ऊपर रेंट का खर्चा पड़ रहा है क्योंकि आपका खुद का घर नहीं है। आपका खुद का घर नहीं है तभी तो एचआरए मिल रहा है। आपका खुद का घर नहीं है इसलिए आप पे रेंट का खर्चा बैठ रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक अलाउंस देते हैं एचआरए का। पर एक बात बताओ, अगर आप खुद के घर में रह रहे हो,
आप खुद के घर में रह रहे हो, आपका रेंट का कोई खर्चा नहीं है, तो क्या आपका एचआरए जो आपको मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एचआरए का पर्पस ही है कि रेंट का खर्चा आपको जो पे करना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ी-सी आपको सहूलियत दी जाए, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिल जाए आपको, तो इसलिए आपको ये अलाउंस दिया जाता है। एग्जेम्प्ट कितना होगा? जितना खर्चा करोगे, खर्चा ही नहीं कर रहे तो एग्जेम्प्ट क्या करेंगे हम आपका? कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि एचआरए आपको मिल रहा है, पर रेंट आपने पे नहीं किया, रेंट ज़ीरो पेड है, तो आपका एचआरए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा-पूरा सैलरी का पार्ट बनेगा, कुछ भी आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा। कि अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके के प्रेजेंटेशन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं कभी-कभार एचआरए के, पर जिस प्रेजेंटेशन से मैंने आपको सिखाया है, थोड़ा-सा 1-2 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा, पर क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब वापसी चलते हैं क्वेश्चन में। हमने टैक्सेबल एचआरए निकाल लिया, पर क्वेश्चन हमसे कुछ और ही डिमांड करता है। क्वेश्चन क्या चाहता है? कहता है कंप्यूट करो ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बताओ असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, अगर ओल्ड स्कीम में है, अगर न्यू स्कीम में है। कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, हम वो भी बना देते हैं। अगर ओल्ड स्कीम में, अगर न्यू स्कीम में 1 मिनट लगेगा, हम वो भी बना देते हैं। पर ट्राई करना यहाँ पे बनाना, क्योंकि आपका फाइनल आंसर यही है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है? चलो, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएंगे मेरे पर्टिकुलर्स। सैलरी की कंपटीशन बतानी है, अभी बता देंगे। ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम, अगर वो ओल्ड रिजीम के अंदर जा रहा है तब क्या होगा? और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्ट फॉर न्यू रिजीम, अगर वो न्यू रिजीम में जा रहा है तब क्या होगा? ठीक, परफेक्ट है ना? अगर ओल्ड रिजीम में जा रहा है तब क्या होगा? न्यू रिजीम में जा रहा है तब क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको कैसे सिखाया था? आपको लिखनी है ग्रॉस सैलरी, आपको लिखनी है बेसिक सैलरी, ग्रॉस बाद में निकालेंगे। आपको लिखनी है बेसिक सैलरी। अगर ओल्ड स्कीम में जा रहे हो या न्यू स्कीम में जा रहे हो, क्या फायदा? आपकी सैलरी कितनी थी? 60,000 रुपीज की आपकी सैलरी थी 9 मंथ्स के लिए, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद आपकी सैलरी 10,000 से इंक्रीज हो गई, 70,000 हो गई, पर कितने महीनों के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो ये कितना आ जाएगा? 6 9 54, 5,40,000। और ये कितना आ जाएगा? 2,10,000। अगर ओल्ड स्कीम में हो या न्यू स्कीम में हो, सैलरी पे कोई फर्क पैंदा है? नहीं, सैलरी आपकी 7,50,000 ही रहेगी। सैलरी पे कोई भी आपका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज ओल्ड स्कीम में हो तब भी सैलरी इतनी है, न्यू स्कीम में उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे किसकी? डियरनेंस अलाउंस की। डियरनेंस अलाउंस अब निकालते हैं। सीधी बात है, डियरनेंस अलाउंस कैसे निकलेगा आपका? वो ये कह रहे हैं डियरनेंस अलाउंस आपका जो सैलरी निकल कर आई है 7,50,000, उसका 20% है, विच मीन्स 1.5 लाख रुपए का आपका डीएनएस अलाउंस है। इसका 70% मत कर देना भाई, डीएनएस अलाउंस तो आपको पूरा है। रिटायरमेंट बेनिफिट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम एचआरए की रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करते हैं, तब डीए फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं, पर यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे डीए आपका पूरा ही आएगा, विच मीन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स, दोनों का टोटल आपका डीए निकल कर आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और मिला था। क्या मिला था? मैम मुझे याद है, अरियर्स ऑफ सैलरी मिली थी। कितनी मिली थी? वैल्यू नहीं पता क्या आपको? 80,000। दोनों में टैक्सेबल होगा, चाहे ओल्ड में रहो चाहे न्यू में रहो। सारी की सारी गेम कहाँ पलटती है? सारी की सारी गेम पलटती है आपकी एचआरए में। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव तो सेम ही रहेगा। एक्चुअल एचआरए मुझे मिला कितना है? निकाल लो, इनका ऐड कर दो। इनका एडिशन करना कितना एचआरए आएगा? 2,10,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा? 2,70,000 प्लस 90,000, 3,60,000। ये मेरा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड है। दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना है? 3,60,000। ठीक है, लेस क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना होगा? अंडर सेक्शन 10, बताओ एचआरए का सेक्शन कितना है? 1013A। एग्जेम्प्ट कितना हो रहा है एचआरए मेरा? टोटल करना है इसका, टोटल करना 36,320 प्लस 51,060। एग्जेम्प्ट हो रहा है 87,380। 87,380 मेरा एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना निकल कर आ जाएगा? टैक्सेबल मैंने बताया ही था, कितना आएगा? 272,620, 2,72,620। पर अगर मैं न्यू में चली जाऊं तो एग्जेम्प्ट कितना होगा? अगर मैं न्यू में चली जाऊं तो भाई कुछ एग्जेम्प्ट नहीं होने वाला, पूरा का पूरा एचआरए मेरा टैक्सेबल होगा। एग्जेम्प्ट होगा मेरा जीरो, अंडा। एग्जेम्पशन लिख देना यहाँ पे, एग्जेम्पशन नॉट अलाउड। न्यू स्कीम के अंदर एचआरए जो मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, एग्जेम्पशन मुझे नहीं मिलेगी। 1013A का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। बस गेम सॉर्टेड। अब निकाल लो ग्रॉस सैलरी।
क्या आ जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी? टोटल करना 7,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 272,620 क्या निकल कर आ रहा है आपका? मैम मेरा निकल कर आ रहा है 12,52,620। सिमिलरली इसमें आना कितना आ जाएगा? 7,50,000 प्लस 1,50,000 9,00,000 9,80,000 प्लस 3,60,000 कितना आ जाएगा ये? ये आएगा आपका 13,40,000 मेरी ग्रॉस सैलरी निकल कर आ गई। ओल्ड स्कीम में भी, ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आपको एक क्वेश्चन तक सॉल्व करना आ गया। इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलो होमवर्क के क्वेश्चन चेक कर लो। होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 1, आपको 5 एम्प्लॉय के नाम दे रखे हैं ए बी सी डी ई, सब अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं। बताना सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है 40% किसका होगा, 50% किसका होगा। दिल्ली है 50, नोएडा है 40, मुंबई है 50, पटना है 40, बैंगलोर है 50। डन। सैलरी पर मंथ गिवन है, एचआरए पर मंथ गिवन है, रेंट पेड पर मंथ गिवन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको बताना है ओल्ड स्कीम के अंदर कितना कितना अमाउंट उसको टैक्स पे करना है, मतलब एक्चुअल एचआर रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट कितना एचआरए मेरा टैक्सेबल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। जैसे हमने फर्स्ट किया था ना अपना क्वेश्चन एचआरए का, वैसा बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस में फैक्टर में चेंजेस नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, आर एम्प्लॉय है एक्स वाई लिमिटेड के अंदर जिसकी बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ है। एक चीज मिल गई, बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, उसको डीए भी मिल रहा है 100% ऑफ बेसिक सैलरी। मतलब बेसिक सैलरी 5,000 की है तो डीए भी 5,000 का ही मिलेगा। पर डीए इन टर्म्स हमारे लिए कौन सा रेलिवेंट है? हमारे लिए रेलिवेंट है डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि 50% है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिक सैलरी। डीए जितना है वो बेसिक सैलरी जितना ही है, पर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है? 50%। कंपनी को एचआरए दे रही है, कंपनी एचआरए दे रही है 3,000 पर मंथ का, जो कि हमने 3,500 कर दिया 1 जनवरी से। इंक्रीमेंट हुआ 500 का उसकी बेसिक सैलरी के अंदर 1 फरवरी से, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी टाइमलाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि 31 मार्च और मेरा 1 अप्रैल, मेरी क्या हुई यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आपका कट लगेगा विच इज 1 जनवरी को, और एक आपका लगेगा 1 फरवरी को, ठीक है। अब रेंट कैसे पे किया? अप्रैल मई का कुछ भी पे नहीं किया। अच्छा, तो अप्रैल में मतलब जून से उसने रेंट पे करना स्टार्ट किया। जून टू अक्टूबर उसने 3,000 का पे किया पर मंथ फॉर अकोमोडेशन इन गाजियाबाद। अकोमोडेशन कहाँ पे है? गाजियाबाद में। कितना लगेगा? 40% का लगेगा, ठीक है। नवंबर टू मार्च उसने 4,000 का पे करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक कट अक्टूबर का भी लगेगा और फिर उसके बाद नवंबर नवंबर भी लगेगा और नवंबर से फरवरी, ठीक है। मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, पर अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड टैक्स स्कीम में कैसे चलेगा, न्यू टैक्स स्कीम में कैसे चलेगा, आपको दोनों सॉल्व करके बताने हैं। और यार बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पता है एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, एचआरए का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। बस टाइमलाइन बनानी आनी चाहिए और अपने आप को डिवाइड कर देना, अपनी सैलरी एचआरए एक्सपेंसेस को इन सब चीजों में डिवाइड कर देना। एक बार क्वेश्चन करोगे ना तो प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर फिगर निकालने में दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक चीज समझो, मेरी एक बात समझो, आपको सिर्फ कॉलम्स ही तो इंसर्ट करने हैं, ये कंटेंट तो हमेशा सेम ही है, ये तो आपको एक बार लिखना ही पड़ेगा सबके लिए। सारा गेम कहाँ पे? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन आपको आ ही जाएगी। इस क्वेश्चन के आपसे प्रैक्टिस करके आना, आंसर सॉल्यूशन मैंने लगा रखे। ऊपर वाला तो वेरी इजी, बहुत इजी है, ठीक है। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना।